दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौम्या लॉ स्टडी में। मैं हूं हरिप्रसाद और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 22 जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बारे में। साथ में हम समझेंगे इससे संबंधित जो अन्य प्रावधान है वो सीपीसी में हो, चाहे संपत्ति अंतरण अधिनियम में हो और चाहे जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। इनको जो है एक दूसरे अधिनियम से एक्ट से रिलेट करके हम पढ़ेंगे ताकि हम प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सके। और ये जो कंपटीशन की दृष्टि से ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सौम्या लॉ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में जो सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको प्रेस करें और बेल आइकन प्रेस करें। आइए हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी को हम दो प्रकार से विभक्त करते हैं। संपत्ति को हम दो प्रकार से विभक्त करते हैं। एक कॉर्पोरल प्रॉपर्टी और एक इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी। एक मूर्त संपत्ति और एक अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति वो होती है जो इंद्रियों द्वारा बोध हो सके, जिसको इंद्रियों से बोध किया जा सके, जो दिखाई दे, वो मूर्त संपत्ति। और अमूर्त संपत्ति वो होती है जो दिखाई ना दे, जिसका इंद्रियों से बोध नहीं किया जा सके। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती है तो वो अमूर्त संपत्ति है। और कोई भी जमीन है, चाहे मकान है या अन्य कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, व्हीकल है, वो सब दिखाई देते हैं तो वो मूर्त होते हैं, तो वो होते हैं कॉर्पोरल। इसी प्रकार हम कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, मूर्त संपत्ति को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक स्थावर का मतलब इमूवेबल, और दूसरी है जंगम का मतलब मूवेबल, और इसी को हम चल संपत्ति भी कहते हैं। अर्थात जो स्थायी है वो स्थावर, और जो जिसमें मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जिसको शिफ्ट किया जा सके, वो जंगम है। एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो जंगम है। लेकिन इसकी परिभाषाएं कहाँ दी गई है। तो हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में आपको पता ही है सेक्शन 22 में जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। सीपीसी की धारा 2 के क्लोज 13 में भी जंगम संपत्ति की परिभाषा दे रखी है। टीपी, ये सीपीसी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट की धारा 3 में स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। जनरल क्लॉजेज एक्ट, साधारण निर्वचन खंड अधिनियम की धारा 3 के क्लोज 6 में भी स्थावर संपत्ति की परिभाषा दे रखी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। तो ये प्रावधान हो गए कि कहाँ डेफिनेशन दे रखी है। तो अब डेफिनेशन क्या दे रखी है, तो सबसे पहले आप सीपीसी की धारा 2 की परिभाषा हम देखेंगे। तो सीपीसी की धारा 2 में क्या परिभाषा है। सीपीसी की धारा 2 के क्लोज 13 में क्या परिभाषा है। जंगम संपत्ति की छोटी सी परिभाषा दे रखी, जो अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, समझने के लिए सीपीसी की धारा 2 के क्लोज 13 में कि ये दिया
कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसलें आती है। जंगम संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसलें आती है, तो स्टैंडिंग क्रॉप्स या ग्रोइंग क्रॉप्स वो आती है। तो इससे ये परिभाषा पूर्ण नहीं हो जाती है, इससे ये परिभाषा पूरी नहीं हो जाती है। तो इसके लिए हमारे को टीपी एक्ट में भी जाना पड़ेगा। तो टीपी एक्ट की धारा 3 में दे रखी है स्थावर संपत्ति की, स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? यहाँ पे 3 बातें हैं। नेगेटिव डेफिनेशन है स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की। क्या है नेगेटिव डेफिनेशन? स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट, स्थावर संपत्ति में खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास ये नहीं आते। तो स्थावर संपत्ति में टीपी एक्ट की धारा 3 के अनुसार खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास नहीं आते। ये भी परिभाषा पूर्ण नहीं। इस परिभाषा को समझने के लिए आपको जनरल क्लोजेज एक्ट में जाना पड़ेगा, और जनरल क्लोजेज एक्ट साधारण निर्वचन खंड की धारा 3(26) को आपको समझना पड़ेगा। ये तो बता दिया नेगेटिव परिभाषा में ये नहीं आते, लेकिन यहाँ जनरल क्लोजेज एक्ट की परिभाषा स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को आपको समझना पड़ेगा। तो क्या आते हैं? तो उसमें आते हैं स्थावर संपत्ति में भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ, भूबद्ध वस्तुएं और ऐसी वस्तुएं जो भूबद्ध है, वस्तुओं से जुड़ी वस्तुएं। तो क्या क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड और प्रॉफिट बाय लैंड और अटैच्ड विथ लैंड, द थिंग्स अटैच्ड विथ लैंड, और ऐसी थिंग्स से, ऐसी वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुएं जो अटैच्ड विथ लैंड है। तो अब आप ये समझ में आ गया होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थावर संपत्ति क्या है, स्थावर संपत्ति में क्या क्या आते हैं। तो स्थावर संपत्ति का मतलब हो गया भूमि, भूबद्ध वस्तुएं, भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ और भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुएं। ये सब स्थावर संपत्ति है जनरल क्लोजेज एक्ट के अनुसार। अब आप इन दोनों परिभाषाओं को मिलाओगे तो ये परिभाषा पूरी हो जाएगी कि खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास स्थावर संपत्ति में नहीं आते। तो इस प्रकार हमने जनरल क्लोजेज एक्ट की धारा 3(26) और टीपी एक्ट की धारा 3 दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो स्थावर संपत्ति किसे कहेंगे? तो स्थावर संपत्ति का मतलब भूमि, भूबद्ध और भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ और भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुओं से, परमानेंटली अटैच्ड विथ लैंड, द थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड विथ लैंड से जुड़ी हुई वस्तुएं जो है स्थावर संपत्ति में आएगी, और खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास स्थावर संपत्ति में नहीं आएगी। और अब हम देखते हैं आईपीसी की धारा 22 की जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या कहती है। तो सेक्शन 22 आईपीसी में जो है जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। अब सेक्शन 22 आईपीसी में क्या दे रखी है डेफिनेशन, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि एवरी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, हर भांति की मूर्त संपत्ति। पहली बात आती है कि जंगम संपत्ति में हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, परंतु
नीचे वाले को हम अपवाद कह सकते हैं या परंतु। फिर क्या नहीं आता है, तो उसमें नहीं आता है भूमि, भूमि लैंड, और अटैच्ड विथ लैंड, अटैच्ड विथ लैंड, द थिंग्स अटैच्ड विथ लैंड, भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं, स्थायी रूप से जुकड़ी हुई वस्तुएं। और तीसरी चीज है ऐसी वस्तुएं जो परमानेंटली स्थायी रूप से जुड़ी है, जकड़ी है, अटैच है, उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं। तो आईपीसी की धारा 22 के अनुसार हर भांति की मूर्त संपत्ति जंगम संपत्ति में आती है, परंतु भूमि, भूबद्ध और भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुएं नहीं आती है। यह परिभाषा हो गई। एवरी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी इंक्लूड इन मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सेप्ट, या एक्सेप्ट लगा दो आप, एक्सेप्ट लैंड अटैच विथ लैंड और परमानेंटली अटैच विथ लैंड, इनको छोड़ के। अर्थात जंगम संपत्ति में हर बात की मूर्त संपत्ति आती है, भूमि, भूबद्ध और भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएं नहीं आती है। और उधर आप देखो स्थावर संपत्ति क्या होती है, तो भूमि, भूबद्ध और भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुएं और भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ जनरल क्लोजेज एक्ट की तरह 326 के अनुसार स्थायी संपत्ति, स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। तो आज का ये लेक्चर जिसमें आपने जो है मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा को जो है टीपी एक्ट, जनरल क्लोजेज एक्ट और सीपीसी और आईपीसी, इनमें अच्छे से समझ लिया। लेकिन कुछ केस लो है इसमें। एक तो है क्या बिजली जंगम संपत्ति है, बिजली जंगम संपत्ति नहीं है। तो बिजली जंगम संपत्ति नहीं है, नहीं है। ये केस लो लिखो आप, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट। क्या मानव शरीर जंगम संपत्ति है? मानव शरीर चाहे जीवित हो या मृत, चाहे जीवित हो या मृत, जंगम संपत्ति नहीं है, जंगम संपत्ति नहीं है। परंतु मम्मी मतलब एक शव को कई दिनों तक रखा जाता है, वो मम्मी, ह्यूमन बॉडी, मम्मी कई दिनों तक जिसको सेफ रखा जाता है, वो जंगम संपत्ति है। तो आज के इस लेक्चर में आपने जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति को अच्छे से समझ लिया होगा, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिया होगा। यह आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आपके मित्रगण में इसको शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।